वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन दिस 28th लेक्चर ऑफ थ्योरी ऑफ मशीन। अब तक हमने बैलेंसिंग तक स्टार्टिंग के चैप्टर 5 हमने खत्म कर लिए हैं। अब हम स्टार्ट करने वाले हैं गियर्स। गियर एंड गियर ट्रेन विच इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर ऑफ दिस थ्योरी। भर भर के क्वेश्चंस आते हैं क्योंकि यहां से पूछने लायक बहुत सारी चीजें हैं। ठीक है, आते स्टार्टिंग वाले चैप्टर से भी हैं, लेकिन ये एक ऐसा चैप्टर है जिससे मतलब फिक्स्ड एरिया से क्वेश्चन बनते आते ही आते हैं। मतलब मैं ये बोल सकता हूं कि स्टार्टिंग के कुछ चैप्टर्स हैं जिसमें मे भी शायद कुछ चैप्टर से एक ही क्वेश्चन है या ना भी आए, ऐसा भी पॉसिबल है। लेकिन गियर और गियर ट्रेन एक ऐसा चैप्टर है जिसमें से क्वेश्चन तय है, आना ही आना है, वो भी गियर टर्मिनोलॉजी के ऊपर। तो जैसे हमने कैम टर्मिनोलॉजी पढ़ी थी कि कैम के सारे कंपोनेंट्स के बारे में और क्या प्रोफाइल है, तरह तरह के सर्कल, प्राइम सर्कल, पिच सर्कल, वैसे ही क्या होता है गियर टर्मिनोलॉजी होती है। इसमें भी तरह तरह के पिच सर्कल, बेस सर्कल, ये सारी चीजें होती हैं जहां से, और पाथ ऑफ कांटेक्ट, आर्क ऑफ कांटेक्ट, कांटेक्ट रेशियो, इंटरफेरेंस, मतलब इतना सारा कुछ है पूछने के लिए। इतने सारे ब्रॉड एरिया है इसमें पूछने के लिए कि यहां से क्वेश्चन आते ही आते हैं। और अगर हम प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस में बात करें, गियर्स का यूज भी ज्यादा होता है। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं दिस चैप्टर गियर। ठीक है, गियर इस चैप्टर का नाम है चैप्टर नंबर 6 एंड दिस इज गियर। तो गियर में देखिए सबसे पहला टॉपिक गियर होता क्या है। ठीक है, गियर होता क्या है, गियर को देखिए। गियर आप सबने देखा होगा मेरे ख्याल से। तो गियर्स आर द टूथेड व्हील्स। देखिए टूथ बने होते हैं इसमें, दांत, टूथेड व्हील्स विच आर यूज्ड टू ट्रांसमिट टॉर्क या पावर स्लैश। क्योंकि टॉर्क या पावर एक ही तरीके का ट्रांसफॉर्मेशन होता है, क्योंकि पावर का जो फॉर्मूला होता है, दैट पावर का फॉर्मूला होता है टॉर्क इनटू ओमेगा। ठीक है, पावर का फॉर्मूला होता है टॉर्क इनटू ओमेगा। तो टॉर्क ट्रांसमिट कर रहा है या पावर ट्रांसमिट कर रहा है, दोनों ही सेम बात है। तो गियर का यूज हम करते क्यों हैं? पावर को एक जगह से दूसरी जगह पे पहुंचाने के लिए, या टॉर्क को एक जगह से दूसरी जगह पे पहुंचाने के लिए। इसके सब्स्टिट्यूट में हमारे पास और ऑप्शंस भी हैं। पुली होता है, बेल्ट ड्राइव्स होते हैं, लेकिन उसमें क्या होता है, उसमें ड्यू टू फ्रिक्शन, ठीक है, ड्यू टू स्लिप की वजह से पूरी की पूरी पावर को हम ट्रांसमिट नहीं कर पाते। देयर इज अ लॉस ऑफ सम एनर्जी, बट हियर देयर इज ऑलमोस्ट नो लॉस ऑफ एनर्जी, नियर अबाउट 95 to 100%, नियर अबाउट वी कैन से अबव 90% इज द एफिशिएंसी। ठीक है, थोड़ा बहुत तो लॉस हम आइडियल केस तो मान नहीं रहे हैं, लेकिन लगभग बहुत अच्छे से पावर ट्रांसमिट होती है, उनमें पावर लॉस ज्यादा होता है ड्यू टू स्लिप। ठीक है, तो गियर्स आर द टूथेड व्हील्स विच आर यूज्ड टू ट्रांसमिट टॉर्क और पावर फ्रॉम वन शाफ्ट टू अनदर शाफ्ट। मतलब एक शाफ्ट से दूसरी शाफ्ट पे अगर हमको पावर ट्रांसमिट करनी है तो हम गियर का यूज करते हैं। बाय द डायरेक्ट एंगेजमेंट ऑफ द टीथ, मतलब यहां पे बीच में कोई थर्ड मेंबर नहीं आएगा। जैसे अगर हमें पुली या ड्राइव्स में ट्रांसमिट करनी होती है, लेट्स से यहां पे पुली है, सॉरी, लेट्स से बेल्ट पुली ड्राइव्स है। ठीक है, यहां पे ट्रांसमिट करनी है पावर, तो दिस इज पुली नंबर 1 और ये क्या है, ये है पुली नंबर 2, दिस इज P2, दिस इज P1, दिस इज P2। ये क्या होगा, ये बेल्ट। तो यहां पे देखिए क्या है कि पुली 1 से पुली 2 पर पावर को ट्रांसमिट करना है, लेकिन किसकी हेल्प से कर रहे हैं हम? बेल्ट की हेल्प से कर रहे हैं। बीच में जो बेल्ट आ गई उसकी हेल्प से कर रहे हैं। और क्या होता है, यहां पे कुछ अमाउंट ऑफ स्लिप प्रेजेंट होता है। पहली पुली और बेल्ट के बीच यहां पर कुछ अमाउंट ऑफ स्लिप प्रेजेंट होता है, इसको हमने S1 बोल दिया। और इस बेल्ट और पुली नंबर 2 के बीच भी कुछ क्या प्रेजेंट होता है? स्लिप प्रेजेंट होता है, जिसको हमने S2 बोल दिया। तो S1 और S2 एक साथ मिलके ओवरऑल स्लिप को और बढ़ा देते हैं। ठीक है, ओवरऑल स्लिप को और बढ़ा देते हैं, जिसकी वजह से आपने जितनी पावर यहां से ट्रांसमिट की है, दैट पूरी की पूरी पावर यहां पे ट्रांसमिट नहीं हो पाती, थोड़ा ज्यादा अमाउंट ऑफ लॉस हो जाता है ड्यू टू स्लिप। लेकिन गियर के केस में हमें ऐसा नहीं दिखने वाला। क्लियर है ये पॉइंट? ठीक है, अब यहां पे क्या है, जब आप एक गियर से दूसरे गियर पे पावर को ट्रांसमिट करते हो तो बीच में कोई थर्ड मेंबर नहीं आ रहा है। जैसे यहां पे बीच में थर्ड मेंबर बेल्ट आया है, यहां पे डायरेक्ट एंगेजमेंट होता है। एक टीथ, गियर का एक टीथ दूसरे गियर के टीथ के साथ मैश कर रहा होता है, मतलब मिल रहा होता है। और डायरेक्ट कांटेक्ट कैसा लिखा हुआ है?
बाय द डायरेक्ट एंगेजमेंट। ठीक है, डायरेक्ट एंगेजमेंट मतलब उनका डायरेक्ट कांटेक्ट होता है जिसकी वजह से पावर ट्रांसमिट हो रही होती है, बीच में कोई थर्ड मेंबर नहीं आता। तो देखिए पढ़िए इसको। गियर्स आर द टूथेड व्हील विच आर यूज्ड टू ट्रांसमिट टॉर्क और पावर फ्रॉम वन शाफ्ट टू अनदर शाफ्ट बाय द डायरेक्ट एंगेजमेंट। लिखा है डायरेक्ट एंगेजमेंट ऑफ टीथ। गियर्स यूज नो इंटरमीडिएट लिंक। देखिए यहां पे लिख दिया उसने कि बीच में हम कोई इंटरमीडिएट लिंक का यूज नहीं करते। ठीक है, कोई इंटरमीडिएट लिंक नहीं आएगी। और कनेक्टर और ट्रांसमिट द मोशन बाय डायरेक्ट कॉन्टेक्ट। ठीक है, बीच में कोई कनेक्टर भी नहीं आएगा कि दोनों को जोड़ने का काम करे। डायरेक्ट कॉन्टेक्ट से मजेदार पावर ट्रांसमिट हो रही होगी अच्छे से। इन गियर्स देयर इज अ लाइन और अ पॉइंट कॉन्टेक्ट। ठीक है, क्या होगा इनमें? लाइन कांटेक्ट जनरली होता है। अगर हम गियर्स की बात करें, पॉइंट कांटेक्ट और लाइन कांटेक्ट आपको दोनों देखने को मिलेंगे। हेलिकल गियर में हम देखेंगे कि पहले पॉइंट कांटेक्ट से स्टार्ट होता है, फिर धीरे धीरे लाइन कांटेक्ट में जाता है। तो इसमें या तो लाइन कांटेक्ट मिलेगा या तो पॉइंट कांटेक्ट। ठीक, तो लाइन कांटेक्ट या पॉइंट कांटेक्ट को हमने किस तरीके का पेयर बोला था? अगर आपको याद हो, हमने दो तरीके के पेयर पढ़े थे। तो लाइन कांटेक्ट या पॉइंट कांटेक्ट को हमने किस तरीके का पेयर बोला हुआ था, याद आ रहा है? इनको हमने हायर पेयर की कैटेगरी में रखा था। जब भी लोअर पेयर या हायर पेयर आता है तो उस लोअर पेयर या हायर पेयर में हम पॉइंट कांटेक्ट या लाइन कांटेक्ट को रखते हैं। पॉइंट क्लियर है? ये हमने बताया था वहां पे। तो लाइन कांटेक्ट या पॉइंट कांटेक्ट किस में आ जाएगा? हायर पेयर की श्रेणी में। तो ये हो जाएगा हायर पेयर। क्लियर? सो दे फॉर्म हायर पेयर लिखा हुआ है, तो ये क्या करते हैं? ये हायर पेयर बनाते हैं। सिंपल सी बात, ये हमने पढ़ा हुआ है। पॉइंट P कैन बी एज्यूम्ड ऑन गियर 2 और गियर 1। अब देखिए ये जो है लाइन, ये अगले फिगर की लाइन है। देखिए अगला फिगर क्या है? मान लिया कि यहां पे हमारे पास दो गियर है। ठीक है, मान लीजिए दो गियर है जो आपस में मैश कर रहे हैं। दिस इज गियर नंबर 1 एंड दिस गियर नंबर 2। तो गियर नंबर को हमने क्या किया? रोटेट करा दिया क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो ये कांटेक्ट में है गियर नंबर 2 के साथ। तो गियर नंबर 2 कैसे घूमेगा? जब गियर नंबर 1 घूमेगा तो ये वाला पॉइंट यहां पर आगे की तरफ जाएगा, तो गियर 2 एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा। क्लियर? अभी देखिए, इमेजिन करिए यहां पर हमने किसी भी तरीके का कोई तीथ नहीं बनाया। मतलब जो गियर पे तीथ लगे होते हैं इस तरीके से, अगर मैं सही गियर का फिगर बनाऊं तो कुछ इस तरीके से आपको दिखाई देगा, अप्रॉक्स लगभग। कुछ इस तरीके का अरेंजमेंट होता है गियर में। ठीक है, तो ये होते हैं गियर के हमारे तीत, जो इनको हम बोलते हैं गियर तीत। अभी मैं क्या बस आपको पॉइंट समझाने के लिए, गियर की अभी हम बेसिक नॉलेज में है, तो अभी मैं इन तीत को नहीं बना रहा हूं, बस मैं इस सर्किल को बना रहा हूं। ठीक है, आप इसी को इमेजिन करो, दिस इज द गियर। अभी मैं तीत नहीं बना रहा हूं, आप बस इसी को इमेजिन करो कि यहां पर दो गियर के तीत हैं जो आपस में मैश कर रहे हैं। ठीक है, तो अच्छा यहां पे अगर ये गियर नंबर 1 है तो गियर नंबर 2 कैसे मैश करेगा इसके साथ? यहीं पे लेट से गियर नंबर 2 का तीत यहां पर आएगा इसके साथ इस तरीके, ऐसे गियर नंबर 2 का तीत होगा। ठीक है, समझ पा रहे हैं? इस तरीके से उसका तीत होगा। ठीक है, एक क्लॉकवाइज घूम रहा है और एक एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है। तो यहां पे अभी मैंने तीत नहीं बनाया, आप सिंपली इमेजिन करो कि दीज आर द 2 गियर्स। छोटे वाले को हमने घुमाया और छोटे वाले के घूमने की वजह से बड़ा वाला अपोजिट डायरेक्शन में घूम रहा है। क्लियर है इतना पॉइंट? ठीक, तो हमने छोटे वाले को घुमाया और छोटे वाले को घुमाने की वजह से बड़ा वाला अपोजिट डायरेक्शन में घूमने लगेगा। मतलब एक को अगर हम क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो दूसरा एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा। अब अगली बात, जनरली, मतलब हमेशा तो नहीं होता लेकिन जनरली, लगभग ज्यादातर केसेस में अगर आपसे कोई पूछे कि आप छोटे गियर को घुमाओगे या बड़े गियर को, तो इसका आंसर तो ये है कि हम दोनों गियर को घुमाते हैं, दोनों गियर को घुमा सकते हैं, लेकिन जनरली लगभग छोटे गियर को ही हम अपनी तरफ से पावर देते हैं। मतलब याद देखो, ये अपने भगवान तो है नहीं कि अपने आप से घूमने लगेंगे।
आपको किसी एक को घुमाना पड़ेगा तभी तो दूसरा वाला घूमेगा। किसी एक पे पावर को सप्लाई करोगे तभी तो वो पावर दूसरे पे सप्लाई होगी। तो हम जो पावर सप्लाई करते हैं या हम जो घुमाते हैं सबसे पहले वो छोटे वाले को घुमाना प्रेफर करते हैं जनरली। रीजन, क्योंकि टॉर्क कम लगाना पड़ता है। देखिए हमारा मकसद ये होता है एक बार सिस्टम चले तो सही। जब एक बार सिस्टम चलने लगेगा तो पावर तो अपने आप ट्रांसमिट होने लगेगी। बड़े वाले को इनिशियली घुमाने के लिए, भाई बड़ा है, ज्यादा मास है, तो आपको ज्यादा पावर लगानी पड़ेगी। मतलब स्टार्टिंग में ही आप ज्यादा पावर लगा दे रहे हो, तो हम चाहते हैं कि कम पावर में कोई चीज चल जाए। तो हम जनरली, मतलब हम हमेशा ही नहीं कहूंगा कि गियर नंबर 1, लेकिन जनरली गियर 1 को ही, छोटे वाले गियर को ही घुमाया जाता है। क्लियर है पॉइंट? आपको दिखाई दे रहा है इसमें छोटा गियर कौन है? गियर नंबर 1 बड़ा, गियर नंबर 2। तो यहां पे हमने गियर नंबर 1 को घुमाया, जिसकी वजह से यहां पे कांटेक्ट की वजह से गियर नंबर 2 एंटी क्लॉकवाइज गियर में घूमने लगा। अब यहां पे हमने कोई जहां पे दोनों ने कांटेक्ट किया हुआ है उस वाले पॉइंट पे हमने कोई पॉइंट ले लिया, ठीक है? यही लिखा हुआ देखिए, द पॉइंट पी। यहां पे ये जो पॉइंट है इसको हमने बोल दिया दिस इज द पॉइंट पी, ठीक है? जहां पे कांटेक्ट है, दोनों गियर का कांटेक्ट हो रहा है, उसको हमने बोल दिया पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, जहां पर दोनों गियर ने कांटेक्ट किया। अब इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को आप क्या कर सकते हो? गियर नंबर 1 पे भी मान सकते हो और गियर नंबर 2 पर भी मान सकते हो, ठीक है? क्या बोला मैंने? इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पी को आप गियर नंबर 1 पर भी मान सकते हो और गियर नंबर 2 पर भी मान सकते हो, ठीक है? क्योंकि ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट भाई दोनों लिंक पे प्रेजेंट है, ठीक है? तो क्या होगा जब गियर 1 घूम रहा है तो आप देखो, क्या ये पॉइंट पी इस तरीके से दिखेगा गियर नंबर 1 को? क्या पॉइंट पी यहां पर सिचुएटेड है? ठीक है? क्या गियर नंबर 1 क्लॉकवाइज घूम रहा है? इस पॉइंट को हमने पॉइंट पी बोला हुआ है, ठीक है? अगर इसकी रेडियस को हम ले लें R1, जैसा कि आगे मैंने लिखा हुआ है, देखिए इसकी रेडियस को अगर मैं R1 मान लूं, जो गियर नंबर 1 की रेडियस है उसको R1 मान लिया और क्लॉकवाइज घूम रहा है, तो पॉइंट पी पे बता दीजिए वेलोसिटी किधर आ जाएगी? सर्कुलर मोशन का कॉन्सेप्ट लगाइए, आर ओमेगा सर ऊपर की तरफ आ जाएगी, ठीक है? तो यहां पे वेलोसिटी ऑफ पॉइंट पी हो जाएगा, अगर मैं गियर नंबर 1 की बात कर रहा हूं तो कितनी हो जाएगी? वेलोसिटी ऑफ पॉइंट पी इज इक्वल टू आर ओमेगा होता है, ठीक है? और लेट्स से ये ओमेगा 1 स्पीड से घूम रहा है, जो गियर नंबर 1 है हमारा, तो यहां पे स्पीड कितनी हो जाएगी? R1 इंटू ओमेगा 1। क्लियर पॉइंट? ऐसे ही ये पॉइंट पी कहां पर मान सकते हैं सिचुएटेड है? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, और पॉइंट ऑफ कांटेक्ट तो दोनों गियर पर ही प्रेजेंट है, तो ऐसे ही हम गियर नंबर 2 का बनाते हैं। देखिए ये मैंने गियर नंबर 2 बनाया और गियर नंबर 2 एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है ओमेगा 2 स्पीड से, और ये हो गया गियर नंबर 2। इसकी रेडियस को मैंने R2 मान लिया यहां से यहां तक। दिस इज अ पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जो गियर नंबर 1 और गियर नंबर 2 दोनों पर ही प्रेजेंट है। दिस इज अ पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जिसको हमने P, ठीक है? नाउ हियर, अब यहां पे देखिए अगर ये एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, अगेन ये सर्कुलर मोशन में ही घूम रहा है, तो इस पॉइंट P की वेलोसिटी किधर हो जाएगी? ऊपर की तरफ। अरे यार रेडियस के परपेंडिकुलर होती है, पढ़ा है ना हमने सर्कुलर मोशन में। वेलोसिटी किसी भी लिंक की किधर होती है? रेडियल के परपेंडिकुलर, तो ऊपर की तरफ यहां पे वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? Vp इज इक्वल टू R इंटू ओमेगा। इसकी रेडियस कितनी है? R2। स्पीड कितनी है एंगुलर? ओमेगा 2। देखिए जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर किसी भी पॉइंट की वेलोसिटी एक ही होती है, एक बोलने का मतलब है ये नहीं होगा कि पॉइंट P को अगर आप गियर नंबर 1 पे मान लो तो आपको अलग वेलोसिटी मिलेगी, और इसी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को आप गियर नंबर 2 पे मान लो तो आपको अलग वेलोसिटी मिलेगी। नहीं, कतई नहीं। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, किसी भी एक पॉइंट की वेलोसिटी किसी इंस्टेंट पर सेम होती है, चाहे आप गियर नंबर 1 पे मानो चाहे गियर नंबर 2 पर। बात समझ पा रहे हैं? जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होता है किसी समय पर उसकी एक समय पर एक ही वेलोसिटी होगी किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में। ऐसा नहीं है कि उस समय पर लिंक 1 पे अलग वेलोसिटी देगा, लिंक 2 पे अलग वेलोसिटी, नहीं, कतई नहीं, दोनों पर सेम वेलोसिटी होगी। तो एट दिस टाइम ऑफ इंस्टेंट मैं बोल सकता हूं क्या वेलोसिटी ऑफ P इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ P? बिल्कुल। तो वेलोसिटी ऑफ P यहां से गियर नंबर 1 को कंसीडर करके निकालिए, कितनी हो जाएगी? हो जाएगी R1 ओमेगा 1, और गियर नंबर 2 पे कंसीडर करके निकालिए, यहां पे 1 बोल देता हूं, यहां पे 2,
जब वेलोसिटी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को गियर नंबर 1 पे माना और जब पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को गियर नंबर 2 पे माना, तो गियर नंबर 2 पे कितनी हो जाएगी R2 ओमेगा 2। तो यहां से कितना हो जाएगा R1 डिवाइडेड बाई R2 इज इक्वल टू ओमेगा 2 डिवाइडेड बाई, ये निकल के आया। मतलब कि जो R1 R2 है ये तो भाई कांस्टेंट रहने वाला है। अरे यार R1 R2 तो क्या है, कांस्टेंट है ना। क्यों कांस्टेंट है, वो तो इनकी रेडियस है, रेडियस थोड़ी बदलेगी। वो तो आपने जो गियर ले लिया एक बार, तो रेडियस तो वही रहने वाली है। इसका मतलब R1 बाई R2 का जो रेशियो है वो कांस्टेंट रहने वाला है, वो बदलने वाला नहीं है। आप जब भी कोई बार एक गियर ले लोगे तो वो गियर आपने ले लिया, गियर लेने का मतलब है कि रेडियस को क्या कर दिया आपने, फिक्स कर दिया। R1 बाई R2 का जो रेशियो आएगा वो तो कांस्टेंट आएगा। इसका मतलब जो ओमेगा 2 बाई ओमेगा 1, चाहे बोल दीजिए ओमेगा 2 बाई ओमेगा 1 या ओमेगा 1 बाई ओमेगा 2, इनका जो रेशियो आएगा ये भी क्या आ जाएगा, कांस्टेंट आ जाएगा। ये कांस्टेंट आने का मतलब क्या हुआ, इसका ये मतलब हुआ कि जो भी गियर होंगे उनकी एंगुलर वेलोसिटीज का रेशियो हमेशा आपको कांस्टेंट मिलेगा। बात समझ में आई? जो भी गियर होंगे उनकी एंगुलर वेलोसिटीज का जो रेशियो होगा, चाहे आप ओमेगा 2 बाई ओमेगा 1 निकालो या ओमेगा 1 बाई ओमेगा 2 निकालो, दोनों कांस्टेंट ही आएंगे, नियत आएंगे। ये नहीं है कि टाइम के साथ साथ वो बदलेंगे, नहीं, तो वो गियर नहीं होगा। अगर कोई चीज गियर है तो आपको उनकी एंगुलर वेलोसिटीज का रेशियो क्या मिलेगा, कांस्टेंट ही मिलेगा। तभी हम उनको क्या बोल पाएंगे, गियर बोल पाएंगे, अदरवाइज नहीं। इतना बात क्लियर हुआ? चलिए आगे देखते हैं। तो इसी को उसने क्या किया है, इसी को उसने डेराइव किया है। वही चीज कि वीपी को जब हम लिंक नंबर 2 पे मान रहे हैं, ठीक है, जब हमने गियर नंबर 2 पे माना और यहां पे जब हमने गियर नंबर 1 पे माना, तो देखिए ओमेगा 2 R2 इज इक्वल टू ओमेगा 1 R1। यहां से क्या आ जाएगा, ओमेगा 1 बाई ओमेगा 2 इज इक्वल टू R2 बाई R1। अब देखिए ओमेगा का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 2 पाई n डिवाइडेड बाई 60। तो हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, ऐसे देखिए ओमेगा 1 की जगह हम ऐसा भी तो लिख सकते हैं 2 पाई n1 डिवाइडेड बाई 60 डिवाइडेड बाई ओमेगा 2 की जगह 2 पाई n2 डिवाइडेड बाई 60 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा यहां से R2 बाई R1, ठीक है। और ये हो गया क्या, ओमेगा 1 बाई ओमेगा 2, ठीक है। 2 पाई बाई 60 से 2 पाई बाई 60 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहां से आ जाएगा n1 बाई n2 इज इक्वल टू R2 डिवाइडेड बाई R1 इज इक्वल टू ओमेगा 1 डिवाइडेड बाई। क्लियर हुआ पॉइंट? अब देखिए भाई यहां पे एक T2 बाई T1 लिखा हुआ है। आप कहोगे सर ये क्या है, ये नहीं समझ में। T2 बाई T1 लिखा हुआ है, ये क्या है, व्हाट इज दिस T2 बाई T1? ये T2 बाई T1 क्या है? मैंने बोला ना टॉर्क, आप इसको चाहे टॉर्क बोल लो। टॉर्क अब कैसे आ गया यहां पे, यहां पिक्चर में टॉर्क कैसे आ गया, दिस वेयर दिस टॉर्क हैज बीन कम। टॉर्क कहां से आ गया? देखो भाई मैंने बोला पावर इज इक्वल टू टॉर्क इंटू ओमेगा। ध्यान से देखिए मैंने क्या बोला, पावर इज इक्वल टू टॉर्क इंटू ओमेगा, ठीक है। तो जितनी पावर गियर नंबर 1 पे है उतनी पूरी पावर हमको ट्रांसमिट करनी है। हम यहां पे लॉस नहीं मान रहे हैं, दिमाग में इस चीज को बैठा के चलिएगा। वी आर नॉट कंसीडरिंग एनी टाइप ऑफ लॉस। मतलब हम ये मान रहे हैं कि जितनी पावर गियर नंबर 1 पे है उतनी ही पावर हमने ट्रांसमिट कर दी किस पे, गियर नंबर 2 पे। तो हम ये बोल सकते हैं कि जितनी पावर होगी, पावर एट गियर नंबर 1 इज इक्वल टू पावर एट गियर नंबर 2। क्लियर है पॉइंट? पावर एट गियर नंबर 1 इज इक्वल टू पावर एट गियर नंबर 2। तो पहले वाले गियर पे पावर कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी टॉर्क इंटू ओमेगा होता है पावर का फॉर्मूला। तो T1 इंटू ओमेगा 1 इज इक्वल टू पावर एट गियर 2 कितनी हो जाएगी, टॉर्क T इंटू ओमेगा 2, ठीक है। जरा यहां से ओमेगा 1 बाई ओमेगा 2 निकालिए, इसको देखिए, इसको मैं यहां पे सॉल्व करता हूं। जरा यहां से ओमेगा 1 बाई ओमेगा 2 सॉल्व करिए। तो यहां से ओमेगा 1 डिवाइडेड बाई ओमेगा 2 इज इक्वल टू ओमेगा 1 डिवाइडेड बाई ओमेगा 2 इज इक्वल टू टॉर्क 2 डिवाइडेड बाई टॉर्क 1। आ गया यही चीज, टॉर्क 2 बाई टॉर्क 1। तो देखिए ओमेगा 1 बाई ओमेगा 2 हमने ऑलरेडी निकाल रखा है, कितना, R2 बाई R1 N1 बाई N2। और यही ओमेगा 1 बाई ओमेगा 2 और किसके बराबर हो गया, T2 बाई T1, मतलब टॉर्क
का रेशियो। क्या ये बात क्लियर हो गई कि नहीं? क्लियर है पॉइंट? देखिए उसने ये लिखा है इफ ओमेगा 1 बाई ओमेगा 2, मतलब कि जो एंगुलर वेलोसिटीज हैं उनकी, उनका रेशियो, उनका अनुपात अगर वो कांस्टेंट है, नियत, कांस्टेंट बोलने का मतलब नियत है, बदल नहीं रहा है, जो भी रेशियो आपने ले लिया एक बार वही बना हुआ है जब तक हमारा गियर काम कर रहा है, तो इनको हम बोलते हैं, इनका जो नाम होता है उनको हम बोलते हैं पॉजिटिव ड्राइव। बोलते नहीं, पॉजिटिव एटीट्यूड रखना कि आपका जो एटीट्यूड है हमेशा वैसा ही बना रहे, पॉजिटिव। ठीक है, तो अगर ये कांस्टेंट है तो इसको हम बोलेंगे पॉजिटिव ड्राइव। ठीक है, ऐसी चीजों को हम बोलते हैं गियर्स या चेन स्प्रॉकेट्स। ठीक है, तो मतलब गियर आप तभी बोल पाओगे जब ओमेगा 1 बाई ओमेगा 2 या ओमेगा 2 बाई ओमेगा 1। सिंपली मैं क्या बोल रहा हूं कि एंगुलर वेलोसिटीज का रेशियो कांस्टेंट होना चाहिए, चाहे आप ओमेगा 1 बाई ओमेगा 2 या ओमेगा 2 बाई ओमेगा 1 निकालो, दोनों ही कांस्टेंट आने चाहिए। क्लियर है पॉइंट? और अगर ये रेशियो कांस्टेंट नहीं है, और अगर ये रेशियो कांस्टेंट नहीं है तो उनको हम बोलते हैं स्लैक ड्राइव या नेगेटिव ड्राइव। ठीक है, उनको हम क्या बोलते हैं? स्लैक ड्राइव और नेगेटिव ड्राइव। भाई ऐसा क्यों नेगेटिव ड्राइव क्यों? क्योंकि इनमें स्लिप प्रेजेंट होता है। मैंने आपको बताया ना कि रोप ड्राइव या बेल्ट ड्राइव में क्या प्रेजेंट होता है? स्लिप। स्लिप मतलब जितनी पावर थी एक जगह पे हम पूरी की पूरी पावर ट्रांसमिट नहीं कर पाते ड्यू टू स्लिप। स्लिप होने की वजह से देयर इज सम लॉस ऑफ पावर, लॉस ऑफ एनर्जी। क्लियर? इसलिए इनका नाम क्या हो जाएगा? स्लैक ड्राइव, या इनको बोलेंगे हम नेगेटिव ड्राइव। इसके एग्जांपल्स क्या होते हैं? बेल्ट ड्राइव या रोप ड्राइव, ये सारी चीजें। मेरे ख्याल से इतना आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़े, चलिए आगे देखते हैं। द मोशन ट्रांसमिटेड बिटवीन द टीथ ऑफ टू स्पर गियर इन मैश इज जनरली, अभी मैं इस पे लगाता हूं क्वेश्चन मार्क। ठीक है, इसको हम आगे समझेंगे कि कह रहा है कि जो गियर के टीथ आपस में मैश करते हैं उनके बीच किस तरीके का मोशन होता है। स्लाइडिंग होता है, रोलिंग होता है, रोटरी होता है, पार्शियली स्लाइडिंग या पार्शियली रोलिंग होता है, क्या होता है? इस चीज को हम बाद में समझेंगे। खैर, अगर आप ये लेक्चर खत्म होने के बाद अगर किसी को इसका आंसर पता है तो वो अपने आप से इसको ट्राई कर सकता है। इसका आंसर हम बाद में देखेंगे। क्लियर? तो इस पे अभी क्वेश्चन मार्क मारिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, जो गियर के क्लासिफिकेशन है कि गियर को हमको कितने पार्ट में कवर करना है, तो इसके भी कई टाइप हैं। पहला है डिपेंडिंग अपॉन टाइप ऑफ गियरिंग। ये इस पे डिपेंड करेगा। पहला टाइप हो गया कि टाइप डिपेंडिंग अपॉन टाइप ऑफ गियरिंग, कि गियरिंग हम करना कैसा चाह रहे हैं। पहला एक्सटर्नल गियरिंग। एक्सटर्नल गियरिंग में मतलब दोनों गियर को हम एक्सटर्नली टच कराएंगे। दोनों गियर को हम एक्सटर्नली टच कराएंगे। ये पहला गियर हो गया और ये दूसरा हो गया। ठीक है, दिस इज G1 गियर नंबर 1, दिस इज G2 गियर नंबर 2, ये R2, ये R1। ये हो गया एक्सटर्नल गियरिंग का एग्जांपल, जहां पे दोनों गियर एक्सटर्नली एक दूसरे को टच कर रहे हैं, पावर ट्रांसमिट कर रहे हैं। इंटरनल गियरिंग का एग्जांपल, इंटरनल का मतलब एक के अंदर एक गियर होगा इस तरीके से। ठीक है, इंटरनली एक दूसरे को टच कर रहे होंगे। इस तरीके से इसको हमने बोल दिया गियर नंबर 1 G1, दिस इज G2। आपको दिखाई दे रहा है कि एक के अंदर एक गियर है, मतलब इंटरनल गियरिंग हो रही है। यहां पे एक गियर दूसरे के अंदर प्रेजेंट है, तो ये हो गया एक्सटर्नल गियरिंग का एग्जांपल। अभी बस आप देखते जाओ क्या हो रहा है, बस समझते जाओ छोटा छोटा छोटे छोटे पार्ट में। तो ये हो गया एक्सटर्नल गियरिंग, ये हो गया इंटरनल गियरिंग, जहां एक के अंदर दूसरा गियर। अब अगला आता है रैक पिनियन। मतलब इसमें रैक और पिनियन में, जैसे आपने रैक देखा हुआ है, आप अपने टेबल का जो स्टडी टेबल होता है उसमें रैक लगे होते हैं, उसको आप सीधे इस तरीके से खींचते हो ना, वो घूमता नहीं है, एक लीनियर मोशन में करता है। तो रैक एंड पिनियन का मतलब है कि इसमें एक हमारा रैक टाइप का गियर होगा, मतलब जो ट्रांसलेटरी मोशन करेगा, और एक पिनियन, एक गियर होगा छोटा सा गियर, कुछ इस तरीके का अरेंजमेंट दिखाई देगा, देखिएगा।
ये गियर के तीत इस तरीके से बने हुए हैं, इसको हमने बोला है रैक, और यहां पे एक पिनियन लगा होगा कुछ इस, लेट मी चेंज द कलर, एक दूसरा कलर ले लेते हैं। देखिए इस तरीके का समझ पा रहे हैं, तो ये हमारा स्ट्रेट लाइन में मूव करेगा और ये पिनियन घूमता रहेगा। तो दिस इज द एग्जांपल ऑफ रैक एंड पिनियन। एक छोटा छोटा बस बेसिक कॉन्सेप्ट आप दिमाग में बैठाते जाओ। तो ये हो गया डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ गियरिंग, कि एक्सटर्नल गियरिंग हो रही है या इंटरनल गियरिंग हो रही है या रैक एंड पिनियन टाइप का है। तो रैक एंड पिनियन में एक स्ट्रेट टाइप का गियर होगा, बिल्कुल एक लाइन में मूव करेगा, और दूसरा पिनियन जो अपनी पोजीशन पे रोटेट करेगा। क्लियर? अगला टाइप देखिए, डिपेंडिंग अपॉन द अरेंजमेंट ऑफ शाफ्ट्स। अगला टाइप है हमारा कि शाफ्ट के अरेंजमेंट पे हम डिसाइड करेंगे, हम शाफ्ट के अरेंजमेंट पे डिसाइड करेंगे कि हमारा गियरिंग किस तरीके के, गियर के हम टाइप को पढ़ेंगे किसके बेसिस पे, अरेंजमेंट ऑफ शाफ्ट के बेसिस, अरेंजमेंट ऑफ शाफ्ट के। क्लियर पॉइंट? देखिए पहला आता है, अब इसको ध्यान से समझिएगा, यहां से हमारा एक्चुअल चैप्टर स्टार्ट होता है। पहला है पैरेलल शाफ्ट, ठीक है, पहला है पैरेलल शाफ्ट, मतलब गियर को यहां पर हमने अरेंजमेंट ऑफ शाफ्ट के बेसिस पे तीन कैटेगरीज में बांट दिया। पहला तो है पैरेलल शाफ्ट। पैरेलल शाफ्ट का मतलब हुआ जहां पे शाफ्ट जो है कैसी होंगी, पैरेलल होंगी एक दूसरे। अब जो गियर लगेंगे वो शाफ्ट के ऊपर ही तो लगेंगे। अरे यार, जो गियर आप फिट करोगे हवा में थोड़ी शाफ्ट के ऊपर ही तो फिट करोगे। तो शाफ्ट की अरेंजमेंट जैसी होगी वैसी हमारी गियर की अरेंजमेंट हो जाएगी। क्लियर हो रहा है पॉइंट? तो हमने अब गियर को क्लासिफाई किया है किसके बेसिस पे, अरेंजमेंट ऑफ शाफ्ट के बेसिस पे। जैसा शाफ्ट होगा उस तरीके का गियर होगा। तो देखिए, तो गियर की पहली टाइप हमने बांटी हुई है पैरेलल शाफ्ट, मतलब गियर को हम ऐसी जगह पे लगाएंगे जहां पे शाफ्ट एक दूसरे के पैरेलल होगी। अगला है इंटरसेक्टिंग शाफ्ट, मतलब जहां पर शाफ्ट एक दूसरे को कट कर रही होंगी। अब शाफ्ट कैसे कट करेंगी, मतलब उनके एक्सिस कट कर रहे होंगे। एक शाफ्ट ऐसे है, एक शाफ्ट ऐसे है, तो अभी दोनों शाफ्ट तो एक दूसरे को कट नहीं कर रही हैं, लेकिन जब आप उनकी एक्सिस को आगे की तरफ एक्सटेंड करोगे तब वो दोनों एक दूसरे को कहीं ना कहीं पे कट करेंगी। तो यहां पर इंटरसेक्टिंग से मतलब है उनकी एक्सिस से, इसकी शाफ्ट की एक्सिस से, कि जब हम शाफ्ट की एक्सिस को आगे की तरफ बढ़ाएंगे, एक्सटेंड करेंगे, तो उनकी एक्सिस आगे जाकर या पीछे एक्सटेंड करने पर कहीं ना कहीं कट करेंगी। तो ये है इंटरसेक्टिंग शाफ्ट। ठीक है, तो एक तो हमने पैरेलल देख लिया जहां पे शाफ्ट पैरेलल होगी, दूसरा इंटरसेक्टिंग शाफ्ट जहां पर शाफ्ट की एक्सिस एक दूसरे को कट कर रही होगी, और तीसरा है नॉन इंटरसेक्टिंग नॉन पैरेलल, मतलब एक तो हमने पढ़ा जिसमें पैरेलल होगी, एक तो हमने पढ़ा जिसमें इंटरसेक्टिंग होगी, एक्सिस कट कर रही होगी आगे एक्सटेंड करने पर या पीछे एक्सटेंड करने पर, और अगली टाइप है ना नॉन इंटरसेक्टिंग नॉन पैरेलल, मतलब ना ही कट कर रही होगी एक्सिस उनकी और ना ही एक दूसरे के पैरेलल होगी। क्लियर? तो अब इसमें टाइप देख लीजिए आप। पैरेलल मतलब जब दोनों शाफ्ट की एक्सिस पैरेलल होगी तो उसमें हमें कितने टाइप के गियर पढ़ने हैं, स्पर गियर, हेलिकल गियर, हेलिकल में भी दो, सिंगल हेलिकल, डबल हेलिकल, और डबल हेलिकल का एक नाम होता है हैरिंग बोन गियर। अधिकतर पूछ लिया जाता है एग्जाम्स में कि डबल हेलिकल गियर को और क्या बोलते हैं, तो डबल हेलिकल गियर को ध्यान रखिएगा हैरिंग बोन गियर बोलते हैं। इसको हम देखेंगे फिगर कैसा होता है, बस आपको ना सबकी टाइप देखनी है, इसमें कुछ रटना नहीं है, बस क्या नाम है और उसका फिगर कैसे, उसको समझना है। ठीक है, तो बस आराम से देखते जाइए। तो डबल हेलिकल गियर को हम हैरिंग बोन गियर भी बोलते हैं। ठीक, एग्जाम्स में डायरेक्टली पूछ लिया जाता है। फिर आएंगे इंटरसेक्टिंग शाफ्ट पे। इंटरसेक्टिंग में क्या होगा,
जहां पे शाफ्ट की एक्सिस एक दूसरे को कट कर रही होगी एक्सटेंड करने पर, तो उसमें हमें कौन कौन से गियर पढ़ने हैं? एक हमें पढ़ना है बेवल गियर, ठीक है, फिर हमें जीरो बेवल गियर, फिर स्पाइरल बेवल गियर, उसके बाद माइटर गियर। माइटर गियर भी थोड़ा इंपॉर्टेंट है, स्टेटमेंट टाइप के क्वेश्चन में आ जाता है जनरली, ठीक। फिर नॉन इंटरसेक्टिंग और नॉन पैरेलल, मतलब जब जो शाफ्ट की एक्सिस है ना ही एक दूसरे को कट करें और ना ही एक दूसरे के क्या है, पैरेलल है, तो उनको हम बोलेंगे नॉन इंटरसेक्टिंग नॉन पैरेलल शाफ्ट। तो इसमें 3 टाइप के गियर्स आएंगे। पहला क्रॉस्ड हेलिकल गियर्स, फिर अगला हाइपॉइड गियर, फिर अगला आएगा वॉर्म गियर, ठीक है। वॉर्म गियर इज इंपॉर्टेंट, वॉर्म गियर जनरली आता है, वॉर्म गियर इज नाउ। अब देखिए हम चलते हैं आगे, देखते हैं इनकी टाइप्स क्या क्या है। और अगली जो टाइप आएगी, पहला तो हमने किसके बेसिस पे पढ़ा? पहला तो टाइप ऑफ गियरिंग, ठीक है, पहला तो टाइप ऑफ गियरिंग पे पढ़ा, एक्सटर्नल, इंटरनल, रैक एंड पिनियन। फिर अगला हमने देखा अरेंजमेंट ऑफ शाफ्ट के ऊपर कि शाफ्ट की अरेंजमेंट कैसी होगी। अब हमें तीसरा देखना है डिपेंडिंग अपॉन पेरिफेरल वेलोसिटी। तो पेरिफेरल वेलोसिटी मतलब उनकी जो वेलोसिटी v है, पेरिफेरल वेलोसिटी v इज इक्वल टू आर ओमेगा, उनके बेसिस पे अगर जो v आ रहा है, v आपने निकाला, कैलकुलेट किया v पेरिफेरल वेलोसिटी, और पेरिफेरल वेलोसिटी अगर v इज लेस देन 3 मीटर पर सेकेंड, तो इसको हम लो वेलोसिटी गियर बोलते हैं। क्या होगा इसका नाम? लो वेलोसिटी गियर। अगर 3 से 15 के बीच है, आपने v कैलकुलेट किया और वो 3 से 15 के बीच आ रहा है, तो इसको हम मीडियम वेलोसिटी गियर बोलेंगे। और अगर 15 से ज्यादा है तो उसका नाम हो जाएगा हाई वेलोसिटी गियर, ठीक। इसमें कुछ समझने लायक बात है नहीं। यहां से आते हैं, देखिए क्लासिफिकेशन गियर ऑन द बेस्ड ऑफ अरेंजमेंट ऑफ शाफ्ट। जो हमने अरेंजमेंट ऑफ शाफ्ट के ऊपर देखा, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको हम देखते हैं। स्टार्ट करते हैं यहां से। पहला आता है पैरेलल शाफ्ट। अब आपको दिमाग में आ गया होगा, पैरेलल का मतलब है जहां पे दोनों जो शाफ्ट होंगी वो पैरेलल होंगी, और उसी पैरेलल शाफ्ट के ऊपर हमने गियर फिट कर रखे हैं, दो जो आपस में मैशिंग कर रहे होंगे, एक दूसरे से टच कर कर पावर को ट्रांसमिट कर रहे हैं, ठीक है। तो पैरेलल शाफ्ट, पहले तो मैं आपको इसका फिगर दिखा दूं, ये है पैरेलल शाफ्ट, देखिए। तो अगर आप इसकी एक्सिस को देखोगे, ये जो शाफ्ट नंबर 1 है, दिस इज शाफ्ट नंबर 1, और ये हो गई शाफ्ट नंबर 2, सेकेंड शाफ्ट, और ये हो गई इनकी एक्सिस, ये इनकी जा रही है एक्सिस। ये इनकी जा रही है एक्सिस। तो दिस इज एक्सिस नंबर 1 और ये हो गई एक्सिस नंबर 2। क्या आपको दोनों शाफ्ट की एक्सिस एक दूसरे के पैरेलल दिखाई दे रही हैं? बिल्कुल है। क्या ये दोनों एक दूसरे को कभी कट करेंगी? कभी नहीं। तो पैरेलल ही तो हुई। अब इस पैरेलल शाफ्ट के ऊपर देखिए हमने ये गियर लगा रखा है, दिस इज गियर नंबर 1, इसको हम G1 बोल देते हैं, गियर 1, ठीक है, और ये हो जाएगा G2, गियर नंबर 2। तो क्या दोनों गियर जो पैरेलल शाफ्ट पे लगे हुए हैं, क्या वो भी पैरेलल है, उनकी एक्सिस भी पैरेलल है? बिल्कुल पैरेलल है, ठीक है। तो इस तरीके के शाफ्ट को हम बोलेंगे पैरेलल शाफ्ट, और उनके ऊपर जो हमने गियर लगा रखा है, तो ये पैरेलल गियर की श्रेणी में आ जाएंगे। क्लियर पॉइंट? जैसा शाफ्ट वैसा गियर। अच्छा, इन दोनों में क्या फर्क है? इन दोनों में क्या फर्क दिखाई दे रहा है? सिंपल सा फर्क दिखाई दे रहा है कि सर ये एक्सटर्नल गियरिंग का एग्जांपल है, तो ये है दिस इज द टाइप ऑफ एक्सटर्नल गियरिंग, ठीक है। ये एक्सटर्नल गियरिंग का एग्जांपल है, क्योंकि यहां पे जो गियर टच कर रहे हैं या मैश कर रहे हैं एक दूसरे के साथ। देखिए मैशिंग में बार बार शब्द बोलूंगा, तो मैशिंग का मतलब है कि जब दो गियर आपस में कांटेक्ट में आ जाएं और कांटेक्ट के थ्रू पावर को ट्रांसमिट कर रहे हैं, तो कांटेक्ट में आना ही उनका क्या है? मैशिंग। तो जब भी मैं मैशिंग का मतलब बोलूंगा, तो मैशिंग आपके दिमाग में आना चाहिए दोनों गियर के बीच में कांटेक्ट। क्लियर पॉइंट? तो यहां पे एक्सटर्नल गियरिंग हो रही है, और यहां पे कैसी गियरिंग हो रही है? एक गियर के अंदर दूसरा गियर है, दोनों शाफ्ट की एक्सिस तो पैरेलल है, ठीक है। तो ये पैरेलल शाफ्ट की श्रेणी में आ गया, पैरेलल शाफ्ट की कैटेगरी में आ गया। लेकिन
यहां पे एक गियर के अंदर दूसरा गियर है तो इसको हम बोलेंगे इंटरनल गियरिंग। इसको हम बोलेंगे क्या? इंटरनल गियरिंग। क्या यहां तक पॉइंट क्लियर है? अब हम चलते हैं पीछे वाली स्लाइड पे। ये आपको फिगर देख के एक आइडिया हो गया होगा। अब पीछे की स्लाइड में आइए, देखिए पैरेलल शाफ्ट, जो पैरेलल शाफ्ट है, द मोशन बिटवीन द टू पैरेलल शाफ्ट इज इक्विवेलेंट टू द रोलिंग ऑफ टू सिलेंडर्स। मतलब ये ऐसा बोल रहा है कि आप ऐसा इमेजिन कर लो कि यहां पे मेरे पास दो सिलेंडर है इस तरीके से, ये दो पैरेलल शाफ्ट हो गई, इनकी एक्सिस बिल्कुल पैरेलल जा रही होगी, दोनों एक दूसरे पे ऐसे रोल कर रहे हैं। अगर मैं इस तरीके से बना दूं, देखिए ये इस तरीके से हो जाए, दिखाई दे रहा कि दोनों सिलेंडर का, दोनों शाफ्ट का एक दूसरे पे क्या हो रहा है? रोलिंग हो रही है। तो पैरेलल शाफ्ट को आप इस तरीके से इमेजिन कर सकते हो। वही लिखा हुआ है क्या यहां पे? द मोशन बिटवीन द टू पैरेलल शाफ्ट्स, the motion between the two parallel shaft is equivalent to the rolling of cylinder। क्या है? rolling of two cylinder। आप इमेजिन कर लो कि आपने दो पेन ले ली और उन दोनों को आप एक दूसरे के ऊपर रोल करा रहे हो, या दो सिलेंडर को एक दूसरे के ऊपर क्या करा रहे हो? रोल। वही हो जाएगा पैरेलल शाफ्ट का एग्जांपल। और उसी शाफ्ट के ऊपर आप क्या लगा दो? गियर लगा दो, तो वो पैरेलल गियरिंग का एग्जांपल हो गया। ठीक है, एज्यूमिंग नो स्लिपिंग। ध्यान रखिएगा, इसमें हमने आपको पहले ही बताया कि हम स्लिपिंग को निगलेक्ट मार रहे हैं, स्लिपिंग नहीं हो रही है दोनों के बीच। ठीक है, अब पैरेलल शाफ्ट की कैटेगरी में क्या क्या आ जाएगा? पैरेलल शाफ्ट के अंदर हम पढ़ रहे हैं, पहला आता है स्पर गियर। दे हैव स्ट्रेट टीथ पैरेलल टू द एक्सिस ऑफ गियर। क्या होगा? इनमें जो दांत बने होंगे, टीथ बने होंगे, वो कैसे बने होंगे? शाफ्ट की एक्सिस के पैरेलल बने होंगे। ठीक है, स्ट्रेट टीथ, स्ट्रेट टीथ बने होंगे और पैरेलल टू द एक्सिस ऑफ द गियर, और गियर की एक्सिस के पैरेलल बने होंगे, एंड आर नॉट सब्जेक्टेड टू द एक्सियल थ्रस्ट ड्यू टू टूथ लूप। इनमें क्या होता है? इनमें एक्सियल थ्रस्ट नहीं मिलता। ठीक है, इनमें रेडियल थ्रस्ट होता है। इस चीज को अगर मैं आपको समझाना चाहूं तो आप इसको इमेजिन कर लो। ठीक है, दिस इज द गियर, ये शाफ्ट है। अब इस पे हमने जो गियर लगाया हुआ है वो गियर कैसे होगा? कुछ इस तरीके से। आप ये चीज देख पा रहे हो? तो ये जो टीथ बने होंगे वो क्या होगा? शाफ्ट की एक्सिस के पैरेलल बने होंगे, बिल्कुल शाफ्ट की एक्सिस जैसे जा रही है उसी के ठीक पैरेलल बने होंगे। ठीक है, आप एक बार फिगर देख लो। ये देखिए, यहां पे आपको दिखाई दे रहा है ये जो शाफ्ट की एक्सिस जा रही है, क्या इस शाफ्ट की एक्सिस के पैरेलल ही तो ये टीथ बने हुए हैं? ये देखिए, जो टीथ यहां पे मैंने बनाए हुए हैं, क्या ये शाफ्ट की एक्सिस के पैरेलल हैं? बिल्कुल पैरेलल हैं। इन टाइप के गियर को हम बोलेंगे क्या? स्पर गियर। क्या नाम होगा इनका? इनका नाम होगा स्पर गियर। पॉइंट क्लियर है? क्या नाम होगा इनका? स्पर गियर। और इनमें एक्सियल थ्रस्ट नहीं होता, मतलब शाफ्ट की एक्सिस के अलॉन्ग कोई भी थ्रस्ट नहीं मिलेगा। क्लियर पॉइंट? आगे, एट द टाइम ऑफ एंगेजमेंट the two gears, the contact occurs across the entire width of a line parallel to the axis of the shaft। देखिए, ये पूरी बात का मैं आपको मतलब इन शॉर्ट समझा दे रहा हूं, क्या कहना चाह रहा है ये। ठीक है, द रिजल्ट इन अ सडन एप्लीकेशन ऑफ द लोड, कह रहा है कि जब दो गियर एक दूसरे के साथ, वो भी स्पर गियर, कैसे गियर? स्पर गियर। कह रहा है हम यहां पे दो स्पर गियर बनाते हैं। ठीक है, तो दो स्पर गियर बनाते हैं। देखिए, ये एक गियर हो गया, उसकी टीथ की कुछ विड्थ होगी अंदर की तरफ, और जब यहां पे इसके साथ दूसरा गियर कांटेक्ट में आएगा, आप इस चीज को फील कर पा रहे हो कि ये एक गियर है और उसके साथ दूसरा गियर, तो वहां पे आपको ये चीज दिखाई दे रहा है कि जो कांटेक्ट होता है, दैट कांटेक्ट, ये जो कांटेक्ट हो रहा है दोनों के बीच, क्या हो रहा है?
लाइन कांटेक्ट हो रहा है, मतलब पूरी विथ के अलोंग होगा। देखिए यहां क्या लिखा हुआ है, एट द टाइम ऑफ एंगेजमेंट ऑफ द टू गियर्स, जब स्पर गियर का कांटेक्ट होता है, द कांटेक्ट अकर्स अक्रॉस द एंटायर विथ ऑफ अ लाइन पैरेलल। देखिए एंटायर विथ में कांटेक्ट होता है, एंटायर विथ में ऑन अ लाइन पैरेलल टू द शाफ्ट एक्सिस, मतलब जो शाफ्ट की एक्सिस होगी उस पूरी शाफ्ट की एक्सिस में एंटायर विथ, पूरी की पूरी जो विथ है उसमें लाइन कांटेक्ट होगा। मतलब जब दो गियर एक साथ कांटेक्ट में आएंगे तब भी लाइन कांटेक्ट, मतलब पूरी की पूरी विथ कांटेक्ट में आएगी, और जब अलग होंगे तो पूरी की पूरी विथ एक साथ अलग होगी। बात समझ पा रहे हैं? तो इससे क्या होता है, झटका आता है, मतलब सडन इंपैक्ट आता है हमारे गियर पे। भाई कोई चीज अचानक कांटेक्ट में आएगी पूरी की पूरी लाइन और अचानक से हटेगी तो हमारे गियरिंग सिस्टम में वाइब्रेशंस आते हैं, सडन इंपैक्ट आता है। एक साथ में कांटेक्ट आ रहे हैं, एक साथ में अलग हो रहे हैं, तो दिस रिजल्ट इन अ सडन एप्लीकेशन ऑफ द लोड। मतलब ऐसा हुआ कि आपने सडन एक साथ कहीं पे लोड लगा दिया तो वो क्या करेगा, हमारे सिस्टम में वाइब्रेशंस देगा, झटके देगा। ठीक है, हायर इंपैक्ट स्ट्रेसेस, ज्यादा स्ट्रेसेस आएंगे। अरे यार सिंपल इसको आप ऐसा समझो, देखो ये मैंने मान लिए दो गियर की लाइन है, ठीक है, एक साथ कांटेक्ट में आ रही है, एक साथ अलग हो रही है, एक साथ कांटेक्ट में आ रही है, एक साथ अलग हो रही है। तो जो एक साथ कांटेक्ट में आ रहा है ये पूरी की पूरी लाइन कांटेक्ट में आ रही है, तो जिसकी वजह से जो इंपैक्ट आ रहा है, झटका आ रहा है, सिस्टम पे ज्यादा आ रहा है, और झटका ज्यादा आएगा तो वाइब्रेशंस ज्यादा होंगे, इंपैक्ट स्ट्रेस ज्यादा होगा, वाइब्रेशंस ज्यादा होंगे तो प्रॉपर वर्किंग पॉसिबल ही नहीं होगी। क्लियर? तो क्या लिखा हुआ है, इंपैक्ट स्ट्रेस एक्सेसिव नॉइस, जो नॉइज आवाज होगी, भाई झटका बहुत ज्यादा होगा तो आवाज बहुत ज्यादा होगी। एट हायर स्पीड्स स्पर गियर आर चीपेस्ट गियर विद हाईएस्ट एफिशिएंसी, ये बहुत आसानी से बहुत सस्ते होते हैं, ठीक है, और हाइयर एफिशिएंसी भी देते हैं बस। लेकिन इनमें दिक्कत क्या होती है, यही जो मैंने बताया, एक साथ लाइन कांटेक्ट में आते हैं और एक साथ हटते हैं, जिसकी वजह से हायर इंपैक्ट स्ट्रेसेस और हायर नॉइज हमारे सिस्टम में जनरेट होता है। क्लियर पॉइंट? चलिए आगे, फिगर मैंने आपको बता दी है, देखिए यहां पे आपको ये चीज समझ आएगा, इसको मैं थोड़ा क्लियर करता हूं, इस चीज पे आप ध्यान दीजिएगा। देखिए ये जो इनकी पूरी लाइन है, देखिए आ रहे हैं कांटेक्ट में तो एक साथ कांटेक्ट में आएंगे, और हटेंगे तो एक साथ ये कांटेक्ट हटेगा, तो पूरी की पूरी जो लाइन कांटेक्ट है ये एक साथ कांटेक्ट में आएगी, एक साथ हटेगी। तो जिसी की वजह से मैं आपको ये बोल रहा था कि यहां पे जो इंपैक्ट स्ट्रेसेस आएंगे या जो एक्सेसिव वियर होगा, नॉइज होगा, वो बहुत ज्यादा होगा। क्लियर है पॉइंट? ये फिगर आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे, अगला आता है हेलिकल गियर। भाई हेलिकल गियर स्पर गियर से अलग कैसे है? ध्यान रखिएगा, ये सारी की सारी चीजें हम किसमें पढ़ रहे हैं, अभी ये सारी की सारी चीजें हम पैरेलल शाफ्ट के अंदर पढ़ रहे हैं। पैरेलल शाफ्ट के अंदर ही, जो मैंने आपको बताया, पैरेलल शाफ्ट के अंदर ही हम स्पर गियर पढ़ेंगे, फिर हेलिकल गियर पढ़ेंगे, और इस हेलिकल गियर में भी क्या पढ़ेंगे, सिंगल और डबल, सिंगल और डबल। तो अभी हमने स्पर गियर पढ़ा, अब हम चल रहे हैं हेलिकल गियर पे। क्लियर? तो यहां पे आ जाइए, हेलिकल गियर। अब हेलिकल गियर या हेलिकल स्पर गियर क्या होता है, पहले आप फिगर देख लो इसका। ये फिगर आपको दिखाई दे रहा है। अभी अभी हमने जो स्पर या पैरेलल स्पर गियर का फिगर पढ़ा था, उसमें और इसमें क्या अलग दिखाई दे रहा है, ध्यान से देखिए। उसका जो हमने फिगर पढ़ा था, ये अभी अभी हमने पढ़ा था किसका, स्पर गियर का। अब आप देखो स्पर गियर और हेलिकल गियर में क्या अंतर है, स्पर गियर और हेलिकल गियर में क्या डिफरेंस है। ये स्पर गियर हो गया और ये हेलिकल गियर। हमने ये देखा कि स्पर गियर और हेलिकल गियर दोनों पैरेलल शाफ्ट की कैटेगरी में आ रहे हैं, मतलब दोनों में जो शाफ्ट होगा, शाफ्ट की एक्सेस वो पैरेलल होगी। देखिए क्या इसमें ये शाफ्ट की एक्सेस और ये शाफ्ट की एक्सेस क्या दोनों पैरेलल हैं? क्या दोनों पैरेलल हैं? बिल्कुल भैया, दोनों पैरेलल हैं। एक
क्या इसमें भी पैरेलल है दोनों की एक्सेस? हाँ बिल्कुल, इसमें भी बिल्कुल पैरेलल है। तो अंतर कहां है? अंतर यहां है कि स्पर गियर में जो टीथ बने होंगे वो शाफ्ट की एक्सिस के अलाइन होंगे, शाफ्ट की एक्सिस के पैरेलल होंगे। देखिए शाफ्ट की एक्सिस ये जा रही है, ये शाफ्ट की एक्सिस जा रही है, क्या उसी की लाइन में है, उसके पैरेलल है? बिल्कुल। लेकिन यहां पर क्या होगा, यहां पर जो टीथ बने होंगे गियर पर वो शाफ्ट की एक्सिस से इंक्लाइंड होंगे। क्या होंगे? क्या होगा? मैंने क्या बोला कि हेलिकल स्पर गियर में जो गियर पे टीथ बने होंगे वो शाफ्ट की एक्सिस से इंक्लाइंड होंगे, पैरेलल नहीं होंगे जैसे इसमें बना हुआ है। तो अब वो इंक्लाइंड दो तरीके से हो सकते हैं, या तो राइट हैंडेड हो सकते हैं या तो लेफ्ट हैंडेड हो सकते हैं। तो इसमें देखिए यहां पे जो टीथ बना रहा है राइट हैंड की तरफ जा रहा है ना, इंक्लाइंड है, पैरेलल नहीं है। अगर ये इस तरीके से ये जा रही है मेरी शाफ्ट की एक्सिस, ध्यान से देखिएगा, ये जा रही है मेरी शाफ्ट की एक्सिस। अगर गियर के टीथ ऐसे बने होते इस तरीके से तो वो जाते पैरेलल शाफ्ट या स्पर गियर। लेकिन यहां पे जो टीथ बने हैं दैट आर इंक्लाइंड, इंक्लाइंड है ना, कैसे हैं यहां पर? इंक्लाइंड है, देखिए इस तरीके से, यहां पर इंक्लाइंड है, इस तरीके से जा रहे हैं। तो इंक्लाइंड होने की वजह से कुछ हेलिक्स जैसा शेप नहीं बना रहे हैं, इसलिए इनका नाम क्या हो गया है? हेलिकल गियर। बात समझ में आई? आया कि नहीं आया समझ में? तो ये राइट हैंडेड जा रहा है, पहले वाले गियर पे जो बनाया राइट हैंडेड जा रहा है, और दूसरे वाले गियर पे लेफ्ट हैंडेड जा रहा है। तो इंक्लिनेशन जो हेलिकल हो सकते हैं वो तो दोनों तरीके से हो सकते हैं भैया, राइट हैंड भी हो सकता है, लेफ्ट हैंड भी हो सकता है। ठीक है, क्या दोनों में डिफरेंस समझ में आया? आया नहीं आया? डिफरेंस समझ में आया दोनों में? बस यही डिफरेंस है कि भैया दोनों पैरेलल शाफ्ट की कैटेगरी में होंगे, दोनों में एक्सिस पैरेलल होगी एक दूसरे के, लेकिन स्पर गियर में जो टीथ बने होंगे वो शाफ्ट की एक्सिस के पैरेलल होंगे, और हेलिकल गियर में जो बने होंगे वो क्या होंगे? वो शाफ्ट की एक्सिस से कुछ इंक्लाइंड होंगे। यही है दोनों में डिफरेंस। और वो इंक्लिनेशन कैसे भी हो सकता है, एक में राइट हैंड तो दूसरे में लेफ्ट हैंड। अब इसमें एक्सियल थ्रस्ट मिलता है भाई, कैसे मिलेगा? देखिए ये वाला, अब इस चीज को मैं हटा रहा हूं, ठीक है, ये चीज मेरे ख्याल से आप ये पॉइंट समझ गए होंगे, इसको मैं थोड़ा क्लियर करता हूं। अब इसमें देखिए हमने बोला था कि स्पर गियर में हमें थ्रस्ट नहीं मिलता, लेकिन इसमें हमें थ्रस्ट मिलता है। कैसे मिलता है भाई? इसमें हमें थ्रस्ट मिलता है कैसे? क्योंकि ये देखिए ये राइट हैंडेड है, जब ये नीचे वाले गियर, ये नीचे वाली गियर को मैं अंगूठे से बना रहा हूं, इमेजिन करिएगा, जब ये गियर रोटेट कर रहा है तो क्या इस पे ऐसे फोर्स लगाएगा? नीचे वाले गियर पे देखिए ऐसे राइट हैंडेड टूथ है ना, ऐसे ऐसे ही तो घूम रहा होगा, ऐसे फोर्स लगाएगा, तो ये फोर्स कुछ इस तरीके से जा रहा होगा। क्लियर पॉइंट? जितना फोर्स इसने इस पर लगाया उतना ही फोर्स ये इस पर ऊपर वाले पे लगाएगा, तो नीचे वाले पे क्या हो जाएगा? दो तरीके के फोर्स आएंगे। अरे भैया ये जो फोर्स लग रहा है इसको आप ऐसा समझो, ध्यान से देखिए, ऊपर वाले ने नीचे वाले पे फोर्स लगाया इस वाली डायरेक्शन में, तो नीचे वाला ऊपर वाले पे फोर्स किधर लगाएगा? किधर लगाएगा? इस वाली डायरेक्शन में। ठीक है, उतना ही फोर्स लगेगा, ध्यान दीजिएगा, क्योंकि एक्शन रिएक्शन यहां पे काम कर रहा है। एक ने दूसरे पे जितना फोर्स लगाया दूसरा भी अपोजिट डायरेक्शन में उतना ही फोर्स लगाएगा। इसके जरा दो कंपोनेंट कर लीजिए, तो दो कंपोनेंट कितने आ जाएंगे? एक तो इस वाली डायरेक्शन में, एक नीचे वाली डायरेक्शन में। इसके दो कंपोनेंट कर लीजिए, एक ऊपर की डायरेक्शन में, एक इधर वाली डायरेक्शन में। तो ये दोनों एक दूसरे से कैंसिल आउट हो गए, बचेगा क्या? सिर्फ यही जो थ्रस्ट आ रहा है, इस वाली डायरेक्शन में जो थ्रस्ट आया दिखाई दिया, इस वाली डायरेक्शन में जो थ्रस्ट जा रहा है दिखाई दिया, तो समझ में आया? तो हेलिकल गियर में दिक्कत क्या हो गई कि हेलिकल गियर में भाई एक्सियल डायरेक्शन में थ्रस्ट मिलेगा। जो हेलिकल गियर है इसमें हमें क्या मिलेगा? एक्सियल थ्रस्ट मिलता है। क्या मिलता है? एक्सियल थ्रस्ट। क्लियर है पॉइंट? जबकि स्पर गियर में हमें कोई एक्सियल थ्रस्ट नहीं मिल रहा था। क्लियर पॉइंट? चलिए नोट देखिएगा इसमें एट द बिगिनिंग। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है और बड़ा इंटरेस्टिंग है। जैसे मैंने आपको बोला था कि हेलिकल, जब मैंने स्पर गियर बनाया था, बस एक रफली फिगर देख लीजिएगा, या मैं क्या फिगर बनाया ही है, पीछे ही चलता हूं। देखिए पहले स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। एट द बिगिनिंग ऑफ द एंगेजमेंट, ध्यान दीजिएगा, एट द बिगिनिंग ऑफ द एंगेजमेंट कॉन्टेक्ट अकर्स ओनली अ पॉइंट ऑफ द लीडिंग एज।
ध्यान दीजिए क्या लिखा है कि हेलिकल गियर में जो कांटेक्ट होगा इनिशियली स्टार्टिंग में बिगिनिंग में कैसा कांटेक्ट होगा, बिगिनिंग में जो कांटेक्ट होगा, कांटेक्ट अकर्स ओनली एट अ पॉइंट ऑफ लीडिंग एज। कह रहा है स्टार्टिंग में जो कांटेक्ट होगा, स्टार्टिंग में कांटेक्ट पॉइंट कांटेक्ट होगा। बात समझ में आ रही? स्टार्टिंग में जो कांटेक्ट होगा वो पॉइंट कांटेक्ट होगा ऑफ इंक्लाइंड टीथ। Thus the load application is gradual which results in a low impact stress। इस बात को समझिएगा। देखिए पहले मैं आपको स्पर गियर दिखा दूं। स्पर गियर का कैसा था, यहां पे शुरुआत में ही लाइन कांटेक्ट आ गया और थ्रू आउट लाइन कांटेक्ट बना हुआ था, ठीक है। लेकिन यहां पे जो कांटेक्ट आ रहा है, यहां पर कांटेक्ट पॉइंट कांटेक्ट, पहले मतलब दोनों गियर इंक्लाइंड है ना, टीथ इंक्लाइंड है, एक पॉइंट पे आएंगे। इस तरीके से आप इसको ऐसा समझो कि दोनों गियर इंक्लाइंड है, पहले पॉइंट कांटेक्ट होगा किसी एक पॉइंट पर, और फिर धीरे धीरे ग्रेजुअल वो लाइन कांटेक्ट में जाएगा, फिर वो लाइन कांटेक्ट धीरे धीरे वापस देखिए एक पॉइंट कांटेक्ट में आना स्टार्ट होगा। तो लाइन पॉइंट कांटेक्ट से पहले लाइन कांटेक्ट जाएगा धीरे धीरे, फिर लाइन कांटेक्ट से पॉइंट कांटेक्ट आएगा। इस वजह से यहां पे ग्रेजुअल कांटेक्ट हो रहा है। जो एंगेजमेंट हो रहा है, मतलब दोनों की जो मैशिंग हो रही है, मिलाव हो रहा है, वो सडन नहीं हो रहा है कि एक साथ लाइन कांटेक्ट आया और एक साथ हट गया। पॉइंट कांटेक्ट से धीरे 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 लाइन कांटेक्ट जाएगा, फिर धीरे धीरे वापस से पॉइंट कांटेक्ट। तो ग्रेजुअल कांटेक्ट होने की वजह से यहां पे जो इंपैक्ट जनरेट होता है वो थोड़ा कम होता है, ठीक है। इसी पॉइंट को इसने यहां पर लिखा हुआ है, देखिए दस द लोड एप्लीकेशन, पॉइंट कांटेक्ट से फिर वो धीरे धीरे ग्रेजुअली लाइन कांटेक्ट में जाता है, जिसकी वजह से ग्रेजुअल होने की वजह से रिजल्ट्स इन अ लो इंपैक्ट स्ट्रेस। पॉइंट समझ में आया? ये क्या ये पॉइंट समझ में आया कि यहां पे मैंने इसको लो इंपैक्ट स्ट्रेस क्यों लिखा हुआ है? इसको मैंने लो इंपैक्ट स्ट्रेस क्यों लिखा हुआ है? बात समझ में आई? क्योंकि पहले यहां पे पॉइंट कांटेक्ट आएगा, क्या होगा यहां पे होगा पहले पॉइंट कांटेक्ट, ठीक है, और फिर वो पॉइंट कांटेक्ट किस में जाएगा, ग्रेजुअली किस में जाएगा, लाइन कांटेक्ट में, ठीक है। किस में जाएगा, लाइन कांटेक्ट में। क्या ये बात सबको क्लियर है? क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट देखिए, द हेलिकल गियर्स कैन बी यूज्ड एट अ हायर वेलोसिटीज। भाई देखो अब लो इंपैक्ट हो रहा है, जब इंपैक्ट लो स्ट्रेस आ रहे हैं तो उसको हम हायर वेलोसिटीज के लिए यूज कर सकते हैं। जबकि स्पर गियर में दिक्कत क्या आ गई कि वहां पे सडन कांटेक्ट, लाइन कांटेक्ट और सडन एंगेजमेंट डिसएंगेजमेंट होने की वजह से वहां पे इंपैक्ट बहुत ज्यादा आ रहा था। अब उसको आप हायर स्पीड पे चलाओगे तो इंपैक्ट और बढ़ जाएगा। लेकिन यहां पे हेलिकल गियर में क्या है, इंपैक्ट कम है, इंपैक्ट कम है, तो इसको हम हायर वेलोसिटीज में यूज कर सकते हैं। क्या लिखा हुआ है ध्यान से देखिए, द हेलिकल गियर्स कैन बी यूज्ड एट हायर वेलोसिटीज देन द स्पर गियर एंड हैव ग्रेटर लोड कैरिंग कैपेसिटी। और इनकी जो लोड को कैरी करने की कैपेसिटी होती है वो भी ज्यादा होती है। जाहिर सी बात है भाई, कम इंपैक्ट लग रहा है तो वो अपने ऊपर ज्यादा लोड को बियर कर सकता है। भाई अगर किसी की क्षमता कम है, अंदर ही उसके हड्डी अस्थि पंजर टूटे हुए हैं, तो वो लोड ही नहीं ले पाएगा। इंपैक्ट स्ट्रेस ज्यादा है, लोड ही नहीं ले पाएगा। लेकिन अगर किसी के ऊपर कम स्ट्रेस है तो वो अपने ऊपर ज्यादा लोड को बियर कर सकता है, वही लिखा हुआ है, ठीक। इसकी जो लोड कैरिंग कैपेसिटी होती है वो ग्रेटर होती है स्पर गियर से, ठीक है। इसको हम हायर वेलोसिटीज के लिए भी यूज करते हैं हेलिकल गियर्स को, क्योंकि यहां पे क्या होता है, यहां पे पहले जो पॉइंट कांटेक्ट होता है वो पॉइंट कांटेक्ट किस में जाता है, लाइन कांटेक्ट में, ग्रेजुअली। मतलब यहां पे जो एंगेजमेंट होता है या कांटेक्ट होता है वो ग्रेजुअल एंगेजमेंट एंड ग्रेजुअल डिसएंगेजमेंट, ठीक है। पॉइंट समझ में आया ये, यहां पे ग्रेजुअल एंगेजमेंट एंड ग्रेजुअल डिसएंगेजमेंट होता है। अगला, हेलिकल गियर्स हैव द डिसएडवांटेज ऑफ, बस इसमें एक दिक्कत आ गई भाई कि जो मैंने एक्सियल थ्रस्ट बताया कि इसमें एक्सियल थ्रस्ट आता है, जिसकी वजह से हमारा जो सिस्टम होता है वो आगे पीछे जाने की कोशिश करता सॉरी
ग्रेजुअल, यहां पे क्या होता है, एक्सियल थ्रस्ट होने की वजह से हमारा जो सिस्टम होता है वो आगे पीछे मूव करने की कोशिश करता है, जो एक्सियल डायरेक्शन में देता है हमें थ्रस्ट। बस यही एक दिक्कत है। जनरली 15 to 30 डिग्री हम जनरली जो हेलिक्स एंगल लेते हैं, मतलब जो इंक्लिनेशन लेते हैं शाफ्ट की एक्सिस से पैरेलल, कितना लेते हैं इंक्लिनेशन, जनरली 15 से 30 डिग्री ये वैल्यू रखी जाती है। ठीक, आगे देखते हैं क्वेश्चन। हेलिकल गियर्स हैव देयर टीथ, किसके, शाफ्ट की एक्सिस से लेते हैं ना, बताइए। हेलिकल गियर्स हैव देयर टीथ इंक्लाइन टू द व्हील रिम, स्ट्रेट ओवर द व्हील, गलत है भाई। कर्व्ड होते हैं क्या, नहीं, स्ट्रेट होते हैं, टीथ तो स्ट्रेट होते हैं लेकिन किसी एंगल पे होते हैं। ठीक है, कट ऑन द सरफेस ऑफ द फ्रस्टा ऑफ कोन्स, बताओ। ठीक है, मैं आपको ऑप्शन दे देता हूं 50-50 करके, 50-50 बता दूं। चलिए, ए और डी में से कोई होगा, आप इसको सॉल्व करिएगा अपने आप से। दिस इज होमवर्क फॉर यू। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट टाइप ऑफ कॉन्टैक्ट अकर्स ड्यूरिंग द मेशिंग ऑफ हेलिकल गियर्स। आपको बताया था कॉन्टैक्ट कहां से स्टार्ट होता है, बिंदु से, बिंदु मतलब पॉइंट। ठीक, क्लासिफिकेशन ऑफ गियर। अब देखिए इसमें अगला आता है डबल हेलिकल गियर, जिसको हम हेरिंगबोन गियर भी बोलते हैं। नाम याद रखिएगा, नाम के ऊपर कई बार क्वेश्चन आया हुआ है, इस नाम के ऊपर कई बार क्वेश्चन आया हुआ है। कि डबल हेलिकल गियर को हम क्या बोलते हैं, हेरिंगबोन गियर भी बोलते हैं। पॉइंट क्लियर है। अब चलिए आगे देखते हैं कि है ये डबल हेलिकल गियर आखिर दिखता कैसे, हेरिंगबोन दिखता कैसे, पहले फिगर देख लीजिए आप, ये दिखाई दे रहा है। ठीक है, जो डबल हेलिकल गियर या जिसको हम हेरिंगबोन गियर भी बोलते हैं, क्या हो रहा था कि जो मैंने आपको टीथ बताए थे कि टीथ हमारे राइट हैंड भी हो सकते हैं। ये देखिए, जब हम हेलिकल पढ़ रहे थे तो हेलिकल में मैंने बताया कि टीथ हमारे राइट हैंडेड भी हो सकते हैं और लेफ्ट हैंडेड भी हो सकते हैं। तो एक गियर पे अगर राइट है तो दूसरे पे लेफ्ट होगा। अगर एक गियर पे, एक हेलिकल गियर पे राइट हैंडेड आपने टीथ बनाए हैं तो दूसरे पे लेफ्ट लेना पड़ेगा, तभी तो प्रॉपर इंगेजमेंट डिसएंगेजमेंट हो पाएगा। तो यहां पे जो इंक्लिनेशन है दोनों गियर पे वो अलग अलग है, एक पे राइट है तो दूसरे पे लेफ्ट, जिसकी वजह से हमें क्या मिल रहा है, जिसकी वजह से ही आ रहा है यहां पर थ्रस्ट। और थ्रस्ट हमारे सिस्टम में क्या करेगा, दिक्कत देगा, क्योंकि ये शाफ्ट को एक्सियली चलाने की कोशिश करेगा जो हमें नहीं चाहिए। तो इससे निजात पाने के लिए इसका सॉल्यूशन क्या हुआ, हमने सोचा एक ऐसा गियर क्यों ना बनाए जिस पर एक ही गियर पर ही आधे पार्ट में लेफ्ट और आधे पार्ट में राइट बना दे। ठीक है, आधे पार्ट में लेफ्ट, आधे पार्ट में राइट, आधे पार्ट में लेफ्ट, आधे पार्ट में राइट। तो ये क्या करेगा, एक ही गियर पे हमने राइट और लेफ्ट दोनों इंक्लिनेशन दे दिए, तो जिसकी वजह से जो एक्सियल थ्रस्ट वाली दिक्कत आ रही थी वो खत्म हो जाती है। समझ में आई बात, जो एक्सियल थ्रस्ट वाली दिक्कत आ रही थी वो खत्म हो जाती है एक ही गियर पर राइट और लेफ्ट दे देने की वजह से। क्या ये बात समझ में आ रही है सबको? ठीक है, तो ये वैसा ही सेम काम करता है जैसे हेलिकल गियर था, बस इसमें हम क्या करते हैं, एक ही गियर पर, शाफ्ट के एक ही गियर पर हम राइट और लेफ्ट दोनों तरीके के टूथ प्रोवाइड कर देते हैं। क्लियर? तो इसका नाम क्या होता है, डबल हेलिकल गियर, या जिसको हम बोलते हैं हेरिंगबोन गियर भी। क्लियर पॉइंट? देखिए, तो इसमें क्या होता है, डबल हेलिकल गियर इज इक्विवेलेंट टू अ पेयर ऑफ हेलिकल गियर्स। कह रहा है पेयर मतलब होता है दो, मतलब हम पेयर ऑफ हेलिकल गियर्स यूज करेंगे, मतलब दो गियर्स को एक साथ यूज करेंगे। अब ये दो गियर्स जो हम एक साथ यूज करेंगे, ज्वाइन टुगेदर, एक ही साथ मतलब एक ही गियर पे, वन हैविंग राइट हैंडेड हेलिक्स, वही जो मैंने आपको बताया कि एक पे राइट हैंड टीथ बनाया है तो अगले पे लेफ्ट, ठीक है, एंड अदर लेफ्ट हैंडेड। क्या पॉइंट क्लियर है? क्यों किया गया? बस इसलिए कि जो हमें हेलिकल गियर में एक्सियल थ्रस्ट मिल रहे थे, उस एक्सियल थ्रस्ट को नलीफाई करने के लिए। तो देखिए यहां पे क्या होगा, एक पे जब इधर आ जाएगा एक्सियल थ्रस्ट और दूसरे वाले पे इधर आएगा एक्सियल थ्रस्ट, एफ ऑफ एक्सियल थ्रस्ट, एक पर ही है
तो यहां पर भी क्या हो जाएगा, एफ ऑफ एक्सियल थ्रस्ट। हमने एक पर ही राइट लेफ्ट दोनों बना रखे हैं, तो ऊपर वाले तो पहले भी कैंसिल आउट हो जा रहे थे, बस एक्सियल थ्रस्ट आ रहा था। अब क्या हुआ, यहां पर एक पर ही एक्सियल थ्रस्ट भी क्या हो जाएगी, एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो बस जो दिक्कत आ रही थी उसको हमने खत्म कर दिया। क्लियर है पॉइंट। डबल हेलिकल गियर्स आर ऑल्सो कॉल्ड, क्या कहलाते हैं ये, हेरिंगबोन। तो हेरिंगबोन आपको समझ में आ रहा है, जिसमें एक पर ही हम क्या करें, राइट और लेफ्ट दोनों तरीके के हेलिक्स टीथ प्रोवाइड करें, उसको हम बोलते हैं डबल हेलिकल गियर या हेरिंगबोन। क्लियर है पॉइंट। हेरिंगबोन गियर्स आर, अरे यार वही हो गया ना डबल हेलिकल गियर्स। अब देखिए नोट पॉइंट इसमें, इन डबल हेलिकर या हेरिंगबोन गियर नो एक्सियल थ्रस्ट इज प्रेजेंट। मैंने आपको ये पहले ही बता दिया, इसमें क्या होता है, नो एक्सियल थ्रस्ट इज प्रेजेंट। मैंने आपको पहले ही बता दिया कि नो एक्सियल थ्रस्ट इज प्रेजेंट if the left and right inclination of a double helical gears meet at a common apex। ये दिखाई दे रहा है, ये जो कॉमन एपेक्स दिखाई दे रहा है, ये दिस इज अ कॉमन एपेक्स। इसको हम बोल रहे हैं कॉमन एपेक्स, जहां पर राइट और लेफ्ट एक साथ क्या कर रहे हैं, मीट कर रहे हैं। इफ द लेफ्ट एंड द राइट इंक्लिनेशन ऑफ अ डबल हेलिकल गियर मीट एट अ कॉमन एपेक्स, एक कॉमन एपेक्स पर मीट करें, ठीक है, एक कॉमन एपेक्स पर मीट करें, एंड देयर इज नो ग्रूव इन बिटवीन देम। जैसे इसमें क्या है, इसमें यहां पे बीच में ग्रूव खाली है ना, इसको हमने मिला दिया। जब हमने क्या किया, डबल हेलिकल गियर एक पे लेफ्ट एक पे राइट लिया था इनिशियली, फिर दोनों को मिला दिया तो इस तरीके की शेप बन जाएगी यहां पे। तो वही कह रहा है, इफ नो ग्रूव इन बिटवीन द गियर इज नोन एज हेरिंगबोन गियर। कह रहा है कि जब हम राइट और लेफ्ट को एक कॉमन एपेक्स पे मिला दें और उनके बीच में कोई भी खाली जगह ना बचे, तो उनको हम क्या बोलते हैं, हेरिंगबोन गियर। और इसी हेरिंगबोन गियर का अगला नाम भी क्या होता है, डबल हेलिकल गियर। क्या बात क्लियर है। हेलिक्स एंगल फॉर डबल हेलिकल गियर इज अप टू 45 डिग्री। देखिए कह रहा है डबल हेलिकल गियर या जिसका नाम हेरिंगबोन गियर है, इसके लिए हेलिक्स एंगल कितना जा सकता है, 45 डिग्री। जबकि सिंगल हेलिकल गियर के लिए, जिसमें हम या तो राइट या तो लेफ्ट ले रहे थे, उसके लिए कितना जा रहा था, उसके लिए जा रहा था 15 से 30 डिग्री। याद आ रहा है, अभी अभी हमने पढ़ा था, ये देखिए सिंगल हेलिकल गियर के लिए कितना जाता है, 15 से 30 डिग्री, और डबल हेलिकल गियर के लिए कितना जाता है, 45 डिग्री तक हम बना सकते हैं। अब देखिए इंटरसेक्टिंग शाफ्ट, ये दूसरे टाइप में हम आ गए, ये हम कंटिन्यू करेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर से। बाकी आप इतने को क्या करिएगा, रिवाइज करिएगा। ठीक, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर।